नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो है एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कराऊंगा मैं आपको। और प्रतिदिन जो है ये एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के ऊपर से कवर करेंगे, जिसमें से हर जो जगत है उसके ऊपर जो है करंट अफेयर्स पूरे होंगे आपके, चाहे वो खेल हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हो, चाहे समझौता ज्ञापन हो, चाहे विदेश नीति के ऊपर हो, चाहे भारतीय मंत्रालय के ऊपर कोई आपका नियुक्तियां हो, लेखकों की अलग अलग जो पुरस्कार वितरण होते हैं, इसके अलावा नियुक्तियों में भी अलग अलग क्षेत्रों से सभी तरह के प्रश्न जो भी आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो बहुत अच्छे से इन लेक्चर्स को देखिए और ये डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। आज का पहला प्रश्न जो है वो है आपका ब्रह्मोस मिसाइल का, मतलब जो भारत का स्पेस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई ये जो है प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो आपको इसमें बताना है कि पहला कथन और दूसरे कथन को आपको कितना सही लग रहा है। तो मिसाइल का नाम दोनों देशों में पूजित देवताओं ब्रह्मा तथा मोस्कोवा की समामिलन पर आधारित है। और दूसरा जो कथन है वो ये है, ये एक लंबी दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जाता है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला जो बोल रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम पड़ा है वो क्या दोनों देशों में पूजित होने वाले देवताओं के नाम पर पड़ा है, जैसे पहला ब्रह्मा है और दूसरा मोस्कवा है। तो ये दोनों पर आधारित है। और दूसरा कह रहा है ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आपका जो उत्तर हो सकता है वो केवल एक हो सकता है, केवल दो हो सकते हैं, एक और दोनों हो सकते हैं, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो मैं सही प्रश्न उत्तर बता देता हूं आपका, कि पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ना तो एक है ना ही दो है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम पड़ा है वो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसलिए कथन एक सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो देवताओं के ऊपर दिया था। दूसरा कथन ये कहता है ये कि वो लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए कथन दो भी सही नहीं है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समांतर चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी है उसी के समांतर क्रम में जो है क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह पर चलती है और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। सटीक निशाने वाली जो मिसाइल होती है इनको बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। तो ये एकदम जाकर निशाने पर लगती हैं और अपना काम करती हैं। गति के आधार पर ऐसी मिसाइलों को उपध्वनिक सबसोनिक कहा जाता है, जिनकी गति 0.8 मैक होती है। फिर पराध्वनिक सुपरसोनिक जो 2 से 3 मैक होती है। और अतिध्वनिक हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक होती है। क्रूज मिसाइलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो है आपका ब्रह्मोस के लिए भी आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न के लिए। और दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तुतः लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस 2020 के उत्सव में शामिल हुए थे, और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी जो है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग, कि मतलब वहां पर ना जाते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उस उत्सव में शामिल हो गए हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसमें गए नहीं थे, वो वर्चुअली वहां पर प्रेजेंट थे, मतलब वस्तुतः उस समारोह में वो शामिल हुए। तो आपको ये बताना है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के इस समारोह में वो शामिल हुए, वो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1900 में की गई थी, 1920 में की गई, 1930 में की गई, या 1940 में की गई। आप कमेंट सेक्शन में भी इनके आंसर्स बता सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर बता रहा हूं, लेकिन आप जो है कमेंट सेक्शन में भी इनको बताने की कोशिश करिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताता हूं। इसका सही उत्तर है 1920। ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष स्थापना दिवस के उत्सव में शामिल हुए थे, जो कि वर्चुअली शामिल हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय के 100 साल के जो हो जाने पर एक सिक्के का अनावरण किया था। मतलब यहाँ पे एक सिक्का भी जो है अनावरित हुआ, जो एक स्मारक के तौर पे, एक ऑनर के तौर पे, कि इस विश्वविद्यालय को 100 वर्ष हो गए हैं। तो उसके लिए उसके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया। और उन्होंने समारोह के दौरान इंडिया पोस्ट द्वारा एक विशेष डाक टिकट और एक विशेष कवर भी जारी किया। तो जो भारतीय पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है, उसका भी एक विशेष डाक टिकट और एक विशेष कवर भी जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की जो है 100 वर्ष वार्षिक जो गार्ड थी उसके ऊपर। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी और अभी चल रहा है 2020, तो 100 वर्ष इसको हो गए हैं। उसको देखते हुए ये समारोह आयोजित किया गया था।
इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के लिए। तो ये प्रश्न जो है, नवंबर 2020 में सहकर प्रज्ञा का अनावरण किसने किया? ये सहकर प्रज्ञा का अनावरण ये एक तरह की योजना है जिसका अनावरण किसने किया है? सुखबीर सिंह बादल ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या नरेंद्र सिंह तोमर ने? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि नवंबर 2020 में सहकर प्रज्ञा का अनावरण किसने किया। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर को सहकर प्रज्ञा का अनावरण किया। अब ये क्या है सहकर प्रज्ञा? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है हमारी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल जो है, एनसीडीसी के सहकर प्रज्ञा के 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल, जो कि आपका ये लिनेक जिसका नाम है, ये लिनेक एक संस्थान है जिसका पूरा अगर नाम बात करें तो लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान विकास अकादमी है, के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जैसे सहकारी समितियां होती हैं जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा जाता है, मतलब ये आपस में लोग मिलकर किसी तरह का कोई संस्थान चलाते हैं। जैसे आपने भारत में सुना होगा अमूल। अमूल जब प्रारंभ हुआ था तो वो एक सहकारी समिति के रूप में ही हुआ था, आज तो काफ़ी बड़ा जो है ग्रुप हो चुका है। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है ऐसे कई सहकारी समितियों को प्रशिक्षण देना, उनको बढ़ावा देना, उसके लिए ये नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकर प्रज्ञा का अनावरण किया 24 नवंबर को। और इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहकर प्रज्ञा के 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है ये लाइनेक के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और सहकर प्रज्ञा जो है एनडीसी द्वारा स्थापित और पूरी तरह से वित्तीय पोषित समर्पित लाइनेक द्वारा देश भर के 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से एनसीडीसी की प्रशिक्षण क्षमता को 18 गुना बढ़ाएगी। तो इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां हैं वो और ज़्यादा जो है उससे मजबूत हो सकेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उठाया गया कदम है। हम बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न पे, और चौथा प्रश्न जो है वो आपका है बांग्लादेश से। तो ये विदेश नीति से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, और विदेश पे जो प्रश्न आते हैं आपको अलग अलग पेपरों में, तो उसमें आपको काफ़ी काम आएगा। तो ये प्रश्न है कि नवंबर 2020 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समूह कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये बांग्लादेश के, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो हैं ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं। क्योंकि इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुजीबुर रहमान जी ने 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उसमें मुक्ति मोर्चा नाम की एक जो है एक फोर्स हुआ करती थी, उसका नेतृत्व किया था। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों का एक तरह से बोलबाला था और अत्याचार जो कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने ही जो है आपका एक आंदोलन किया था और इनको जेल में डाल दिया गया था। जब भारत ने वो युद्ध जीता था तो इनको जेल से निकालकर इंदिरा गांधी ने इनको वहाँ का सर्वे सर्वा बनाया था। तो ये जो है वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो इनके ही सम्मान में एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक समूह कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश के। तो ये आपको बताना है किस शहर में किया गया है, ढाका में, सिलहट में, चट्टोग्राम में या रंगपुर में? तो इसका सही आंसर है ढाका। ये जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में ये श्रद्धांजलि जो समारोह था ये ढाका शहर में आयोजित किया गया था। इसके बारे में मैं अगर बताऊं तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 नवंबर में ढाका में एक समूह कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और यह बांग्लादेश शिल्प कला अकादमी के सहयोग से भारत के उच्चायोग कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। तो भारत का इसका उच्च आयोग जो है उसमें भी हाई कमीशन जो होती है उसका भी काफ़ी रोल रहा। और प्रदर्शनी जो है प्रख्यात क्यूरेटर रिपन साहा द्वारा लगाई गई थी। ये वहाँ के बहुत प्रसिद्ध जो है क्यूरेटर हैं, इनके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई और ये सम्मान दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। इसके बाद बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न के लिए। तो पांचवा प्रश्न जो है आज का वो है, नवंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आभासी रूप के माध्यम से आयोजित किया? आभासी रूप जैसे वर्चुअल मीटिंग होती है कि कोई भी देश साथ में नहीं है लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस समिति में भाग ले रहा है। तो नवंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आभासी रूप के माध्यम से आयोजित किया है? जिसमें आपका सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार या लाओस है। तो इसका सही उत्तर है आपका म्यांमार। तो भारत और म्यांमार ने के बीच 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 24 नवंबर 2020 को आभासी रूप के माध्यम से आयोजित की गई। और इस बैठक की सह अध्यक्षता जो है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय म्यांमार के डॉक्टर थान मिंट
और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। तो यहाँ से ये जितने भी नाम हैं इनको याद रखेंगे। और परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बैंकिंग, कनेक्टिविटी से आदि संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करी और इनको किस तरीके से दोनों देशों में व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सकता है और जिससे दोनों देश के जो नागरिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, इस तरह से ये जो है बैठक की गई थी। हम बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न के लिए और ये आज का छठवां प्रश्न जो है ये स्पेस से है। तो हाल ही में समाचारों में रहा सेंटिनल-6 उपग्रह संबंधित किससे है? ये किसके लिए जो है किस पे निगरानी रखेगा? महासागरों की निगरानी रखेगा या आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी रखेगा सेंटिनल-6, या वन की अग्नियों की निगरानी रखेगा या भूमि शरण की निगरानी रखेगा? तो इसका सही उत्तर है ये महासागरों की निगरानी के लिए रखा गया है। तो महासागरों की निगरानी करने के लिए तैयार किए गए कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह जो है इसको 21 नवंबर 2020 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैलिफोर्निया के वॉन्डेनबर्ग से लॉन्च किया गया था। ये जो कंपनी है स्पेस एक्स फाल्कन, ये आपने सुना होगा, वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह का नाम, ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर माइकल फ्रेलिच, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया था, तो उनको सम्मान देने के लिए ये रखा गया था, तो इनके नाम पर रखा गया है। जो वर्ष 2006 से 2019 तक नासा के पृथ्वी विज्ञान विभाग जो अर्थ साइंस डिवीजन है उसके निदेशक थे और इस वर्ष अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया था, तो उनको ये सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है। इसी तरह एक अन्य उपग्रह जिसका नाम है सेंटिनल-6B, अभी तो हम लोग 6 की बात कर रहे थे, अब जो 6B है उसको कहा जाता है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसके कारण जो है आपका यहाँ पे महासागरों की निगरानी के लिए सही है, तो ये ए जो आपका था इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न के लिए। तो सातवां प्रश्न है कि भारत ने नवंबर 2020 में किस देश के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चरण जो भी आपको बताना है किस देश के साथ जो है चौथे की लॉन्च की घोषणा की है? तो इसमें जो है ये भारत ने एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चरण चौथे को किस देश के साथ जो है लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आपका अफगानिस्तान। अब इसके बारे में बताऊं तो भारत ने अफगानिस्तान में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चरण 4 के शुभ आरंभ की घोषणा की है और ये $80 मिलियन की 100 से अधिक परियोजनाओं की परिकल्पना करता है जो भारत अफगानिस्तान में शुरू करेगा। तो इस तरह से वहाँ के लोगों को भी जो है सामुदायिक विकास हो पाएगा, कम्युनिटी डेवलप हो पाएगी। जो अफगानिस्तान थोड़ा पिछड़ा हुआ है उसमें भारत उसकी मदद करने वाला है, तो ये आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं आठवें प्रश्न के लिए। तो मौलाना कल्बे सादिक का नवंबर 2020 में लखनऊ में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किसके उपाध्यक्ष थे? ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं मौलाना कल्बे सादिक, तो इसको आपको बताना है इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है लखनऊ में। तो ये किस क्षेत्र से जो है किसके उपाध्यक्ष थे? भारतीय अमेरिका मुस्लिम परिषद के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, या अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के, या तमिलनाडु थोए जमात के? तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये जो है उपाध्यक्ष थे। इनके बारे में और बात करें तो ये प्रमुख शिया धर्मगुरु थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने का जो है लखनऊ में निधन हो गया था। और सादिक ने 2017 में मुस्लिमों को अयोध्या में जमीन हिंदुओं को देनी चाहिए इसके अपने वक्तव्य के कारण जो है काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, तो इसलिए उस समय ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा मौलाना कल्बे सादिक की फाउंडेशन से संचालित यूनिटी स्कूलों ने 1000 वंचितों विशेषकर लड़कियों को शिक्षा प्रदान की है, इसलिए काफ़ी जो है न्यूज़ में रहते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो एक जो है जो समाज सेवकों हैं उनके लिए काफ़ी जो है निराशा वाली खबर थी। इसके बाद बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न के लिए कि किस राज्य सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पारित किया है, जिसको लव जिहाद भी सुना होगा आपने, काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो किस राज्य सरकार ने अध्यादेश ही ला दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर आपको भी पता होगा उत्तर प्रदेश। जो योगी आदित्यनाथ हैं इन्होंने अध्यादेश लाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पारित किया है। बल से, छल से, अनुचित दबाव या विवाह के लिए मजबूर करने के माध्यम से विवाह के अवैध परिवर्तन गैर जमानती अपराध को श्रेणी में आएंगे ये सब, और इसमें अधिकतम 10 साल से की कैद और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये अध्यादेश काफ़ी जो है अभी चर्चा में है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न के लिए और इसका आपको आंसर बताना है
कि केंद्र शासित प्रदेशों में नवोदित क्रिकेटरों को विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने किसकी क्रिकेट अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो लोगों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो नए युवक निकल रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने किसकी अकादमी के साथ एक जो है टाई अप किया है या समझौता का ज्ञापन किया है। तो एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना या वीरेंद्र सहवाग। तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो नवोदित क्रिकेटरों को विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने सुरेश रैना की क्रिकेट अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन किया, और समझौता ज्ञापन से क्रिकेटरों को अपने कौशल को निखारने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और साथ साथ समझौता ज्ञापन 1 वर्ष की अवधि के लिए है और आपसी समझ पर इसको और भी बढ़ा नवीकरण किया जा सकता है। तो अभी सुरेश रैना की क्रिकेट अकादमी के साथ ये समझौता ज्ञापन किया है। तो ये आज के जितने भी प्रमुख प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे आप जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यहाँ से आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। और लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।